रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड या जो भी है, इसके लिए हम एक और देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक बैंक है और इसके बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है जिसकी हमको वेलोसिटी गिवन है v2। अब हमको v1 गिवन है, यानी स्टिल वाटर के अंदर हमारा जो बोट चलाने वाला है वो इतनी वेलोसिटी से चला सकता है अगर पानी स्टिल हो, और पानी की वेलोसिटी हमको गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर और इट कैन ड्राइव एट v1 इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड थीटा सो दैट इट रीचेस एग्जैक्टली अपोजिट द पॉइंट इट स्टार्टेड फ्रॉम, यानी ए से सीधा बी चला जाता है। ये कैसे हो सकता है? अगर ये यहां से यहां तक जाना चाहता है तो क्या होगा कि इसकी जो नेट वेलोसिटी है, यानी मतलब हमको इसको किस एंगल पर रो करनी चाहिए ताकि मैं डायरेक्टली यहां पर पहुंच जाऊं। अब ऐसा करने के लिए क्या होगा, क्योंकि यहां पर कोई एक्सेलरेशन वगैरह तो लग नहीं रही, तो ये सीधा सीधा कब पहुंच सकता है अगर हमारी इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाए। अब वो 0 कब हो सकती है? जब मैंने इसको इस डायरेक्शन में रो करा और क्या हुआ साथ साथ कि v1 sin थीटा 1, यानी इस डायरेक्शन के अंदर, यानी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर। अब अगर ये वाली वेलोसिटी पानी की वेलोसिटी से इक्वल हो जाए तो इस डायरेक्शन के अंदर इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी 0 होगी, यानी एक तरह से हमको दिखेगा ये कैसे जाएगा, ये सीधा यहां चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए क्या होगा, दैट vx शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको x डायरेक्शन मान लूं और ये y इसको ऐसे पॉजिटिव मान लूं, तो v2 माइनस v1 साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू v2 बाई v1। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब सेकेंड पार्ट में क्या है कि इफ द width of the river is 4 kilometer, now we have to find the time taken for it to reach the point B, यानी सेम मोशन कैरी आउट करना है और उस केस के अंदर टाइम टेकन फाइंड आउट करना है। तो जब इसका हमको पता है कि पाथ A to B है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली टाइम निकालने के लिए इस पाथ की लेंथ बता देंगे, वो कितनी है W। तो टाइम T कितना आ जाएगा, W अपॉन Vy। इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू U अपॉन V1 cos थीटा, यानी इस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी वो कितनी है, V1 cos थीटा। दिस इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 और cos थीटा, यानी थीटा हमने निकाला था 30 डिग्री है, जिसकी वैल्यू √3/2 यानी 2/√3r। ठीक है, अब थर्ड पार्ट के अंदर हमको कैलकुलेट करना है फाइंड थीटा इफ जो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम टेकन है। अब हमको क्या है कि B तक नहीं पहुंचना, सिर्फ सिंपली यहां से दूसरी साइड पहुंचना है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ये यहां पर पहुंचे, तो हमको थीटा फाइंड आउट करना है सो दैट इट टेक्स मिनिमम टाइम टू रीच दैट पॉइंट, दैट बैंक। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ टी मिनिमम। अब मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी जो Vy है, यानी इस डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तब मिनिमम टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो आपकी फिक्स्ड है। एंड दिस टाइम क्या होगा आपका, W अपॉन Vy। ठीक है, अगर आप ऐसे देखें तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कब आएगी, जब ये वैल्यू तो फिक्स्ड है, जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ये वाली मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब ये सिंपली इसी साइड ही रो करे, यानी थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो जाए। ठीक है, उस केस के अंदर Vy की वैल्यू सिंपली V1 होगी। सो वी हैड थीटा इज इक्वल्स टू 0 और टाइम t निकालना है तो हम सिंपली करेंगे W अपॉन V1, यानी V1 की वैल्यू 4 है, दैट इज 1 आवर। सो द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू रीच हेयर, और इस टाइम पे अगर हम इसका पाथ देखें तो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसे रीच करेगा। ओके, और अगर आपको, वैसे तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पूछा नहीं है, बट अगर आपको ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना होता कि इसके ऑपोजिट वाले पॉइंट से कितना इस पॉइंट तक आया है, तो आप सिंपली निकाल सकते थे, क्योंकि आपको टाइम t पता है। तो यहां किस वजह से आएगा, v2 वेलोसिटी की वजह से। तो आपका ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू v2 इंटू टी, और v2 की वैल्यू 2 है और t की 1, तो ये आएगा 2 किलोमीटर। तो आप ये भी सिंपली आराम से निकाल सकते हैं। अब हम अगर क्वेश्चन पे आए और इसमें डी पार्ट देखें, तो हमको टाइम फाइंड आउट करना है सो दैट इट
goes 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि यहां से यहां जाता है और यहां से वापस आ जाता है। ये कितना जाता है? 2 किलोमीटर। ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द वेलोसिटी ऑफ रिवर, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम मतलब उसके अलाउंग। ठीक है, तो अपस्ट्रीम जाने में, इधर जाने में इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी? जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इसकी इस डायरेक्शन के अंदर नेट वेलोसिटी कितनी होगी? v1, अगर हम इधर ही रो कर रहे हैं तो v1 माइनस v2, रिलेटिव वेलोसिटी वाले फंडे से ये वेलोसिटी नेट कितनी बचेगी हमारी, क्योंकि पानी की खुद इधर है तो वो इसको इधर बहाने की कोशिश करेगा। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, अगर कभी कोई बोट रो कर रहा होता है तो वो पानी के साथ जा रहा होता है, चाहे वो कितनी स्पीड से कर रहा हो, क्योंकि पानी का स्पीड, पानी की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर क्या है कि v1 वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये इधर मूव करेगा नेट, जो कि आएगी 4 किलोमीटर पर आवर, और ये v2 है 2 किलोमीटर पर आवर। तो आपका टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना आया? 2 किलोमीटर चला अपॉन v1 माइनस v2, जो कि 2/2 इज इक्वल्स टू 1 आवर। अब ये जब यहाँ से वापस आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1 तो खुद की वेलोसिटी, अब पानी इसको हेल्प करेगा इधर जाने में, तो क्या होगी? v1 प्लस v2। ठीक है, तो वो टाइम आया 2/v1 प्लस v2, तो कितना है? 2/6। तो टोटल कितना हो गया? 4/3 आवर। अब हम आते हैं आपकी रेन वाली प्रॉब्लम्स के लिए। इसमें क्या है कि पहले एक बंदा था, एक मैन, ही वॉज रनिंग विद अ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकेंड, और रेन किसी वेलोसिटी से फॉल हो रही है, और जब वो इस वेलोसिटी से जा रहा है तो उसको लग रहा है कि रेन जो है वर्टिकली आ रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि अगर आप खुद रेन में भाग के देखें तो क्या होगा आपको, अगर रेन अगर सीधी गिर रही है, ठीक है, और आप भाग रहे हैं तो आपको लगता है कि रेन सामने से यूं आ रही है। ये सारा क्यों आता है? ये भी रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से होता है। अब मेरे को वर्टिकली कब दिखती है? जब रेन पीछे से पड़ रही हो, मतलब रेन की कुछ ऐसी डायरेक्शन हो और मैं खुद भाग रहा हूँ, क्योंकि रेन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कुछ वेलोसिटी थी। ठीक है, तो अगर मैं खुद इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से भागने लगूं तो हम दोनों की जो रेन मेरे को कैसी दिखेगी? सिंपली नीचे आती हुई। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में किसी vx से भाग रहा हूँ, ठीक है, और रेन अगर ऐसे फॉल कर रही है जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ vx डैश है और ये vy है, तो अगर मेरे को हमारी vx डैश और vx सेम हो जाए तो मेरे को क्या लगेगा? अगर मैं यहां पर रेस्ट पर होता एज कंपेयर टू दिस, तो मेरे को क्या लगता कि रेन नीचे वर्टिकली फॉल कर रही है। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन कि अगर मैं इधर जा रहा हूं और मेरे को नीचे दिख रही है तो मेरी रेन की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी का, सबसे पहले आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन को यूज करके आप डायग्राम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। मैन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो और इससे क्या आया, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो इससे आता है आपका VR डैश इज इक्वल्स टू VRM प्लस VM। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था, अगर ये हो और ऐसा कुछ हो, अगर ये A बार होता है, ये B बार होता है और ये C बार होता है, अगर ये इसके हेड से एक टेल जॉइंट है, एक टेल जॉइन करके यहाँ पर हेड बना रही है और इसके टेल से एक यहाँ तक हेड जा रहा है, तो क्या आता है? A बार प्लस B बार इज इक्वल्स टू C बार। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था। तो ये वाली चीज़ हम ऐसा ट्रायंगल बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेरे को पता है VRM जो है इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यानी टोटली वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो अगर मैं VM को इस डायरेक्शन में बनाऊं और मेरे को VRM पता है नीचे की डायरेक्शन के अंदर है,
तो वी आर क्या होगी, इस डायरेक्शन के अंदर होगी, तभी रिजल्टेंट आया। ठीक है, ये मेरे को पता चल गया। अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो कुछ इंक्रीज होकर 6 किलोमीटर पर आवर बन जाती है। ठीक है, अब जब 6 किलोमीटर पर आवर बन जाती है तो मेरी खुद की वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे को जो अभी वर्टिकल दिख रही थी, जिसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी थी और मेरी ऐसी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो मेरे को अब क्या लगेगा कि रेन की वेलोसिटी क्या है, कुछ ऐसी है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, अब हम पुराने वाले ट्रायंगल को भूल जाते हैं और इसी के ऊपर एक VM2 बनाते हैं इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये मैंने VM2 बना दिया पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मेरे को वेलोसिटी कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है। और मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि जब मेरी इतनी हो जाती है तो मेरे को रेन कैसी दिखती है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ वर्टिकल, यानी कुछ ऐसी गिरती हुई दिख रही है, ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है। बट ओरिजिनल कैसी थी, यही थी। ओरिजिनल वाली लेंथ तो सेम ही है, जो VR है ये तो सेम है, VRM2 हो गई है, ये VM2 हो गई। ठीक है, ये आपका ये नेट ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब अगर आपके लॉन्ग मेथड से चलें या आपके बेसिक मेथड से चलें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन लिख देंगे, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है तो उसके अंदर AI कैप प्लस BJ कैप। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ ऐसे डिफाइन कर दी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, एंड VMI हमको पता है 3I कैप है, यानी इस डायरेक्शन के अंदर है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3I कैप। और VRM1 कितनी हो गई, VR माइनस VM1। ठीक है, आप VR की वैल्यू डालेंगे और VM की वैल्यू डालेंगे तो आएगा A माइनस 3I कैप प्लस BJ कैप। अब हमको पता है कि VRM जो है इसकी वेलोसिटी सिर्फ J डायरेक्शन में, यानी I कैप वाला जो कंपोनेंट है दिस मस्ट बी 0। ठीक है, तभी ये नीचे की डायरेक्शन में आएगी। तो ये 0 से होने से क्या होगा, A की वैल्यू हमको पता चल गई, इट इज इक्वल्स टू 3। अब दूसरा वाला बनाते हैं हम, उसके अंदर क्या है, VRM2 की वैल्यू क्या है, VR माइनस VM2, दिस इज इक्वल्स टू AI कैप प्लस BJ कैप माइनस 6I कैप। ठीक है, ये आपकी नेट आ गई। अब आपको पता है कि ये यहां से ये बना रहा है। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये वाला एंगल कितना है, 135 डिग्री है। तो tan 135 डिग्री यानी दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू B अपॉन A माइनस 6। अगर मेरे को किसी भी कंपोनेंट का इसका ये देखना हो तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 135, क्योंकि मेरा A माइनस 6 इस डायरेक्शन के अंदर था, B इस डायरेक्शन के अंदर है, तो मेरी नेट कुछ इस डायरेक्शन के अंदर आई और इन दोनों के बीच में कंपोनेंट हो गया ये। ठीक है, तो नेट आपका जो ये आया, तो आपको पता चल गया, या तो आप लिख देंगे -45 यहाँ पर। ठीक है, तो या तो आप tan 135 यूज करिए, या फिर आप लिख सकते हैं tan ऑफ -45, दोनों चीजें सेम है। tan -45 करेंगे तो ये आएगा -1। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू B अपॉन A माइनस 6, और A माइनस 6 कितना, -3, क्योंकि A की वैल्यू 3 है। यहाँ पर आपका आ गया B इज इक्वल्स टू 3। तो आपकी VR की वैल्यू आ गई 3I कैप प्लस 3J कैप, और VR इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 3√2 किलोमीटर पर आवर। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड है, मैं आपको अगर बताऊं तो उसके अंदर क्या है, आपकी VM1 ये 3 है। ठीक है, एंड VM2 ये 6 है। ये नेट कितनी बची, ये नेट बची 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर आवर, और क्योंकि ये 45 डिग्री है देन दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, इसका मतलब एंड ऑल्सो ये हमारी 3 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, और ये भी 3 है। तो VR की आपको नेट वेलोसिटी, अगर आपको सिंपली मैग्नीट्यूड बताना हो तो आप बता सकते हैं ये कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आ गई आपकी सिंपली 3√2। और अगर आपको यहाँ पर एंगल भी फाइंड आउट करना है तो आपको पता है ये 3 है, ये भी 3 है, तो इसका मतलब ये बना रही है 45 डिग्री। tan 45 तभी आता है जब ये 1 होता है, तो 3/3। ठीक है, tan 45 आपको पता चल गई और ये आपको √2 पता चल गई। तो आप सिंपली उन तरीके से लिख देंगे, क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल है और इसका मैग्नीट्यूड 3√2 है, तो इसकी अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली VR शुड बी इक्वल्स टू इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर विच इज
3√2 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 3√2 sin 45 जे कैप। cos 45 और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो आ जाएगी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो आपका सिंपली ये फॉर्मूला आ गया। ये आपका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, बट ये हो सकता है कि हर जगह एप्लीकेबल ना हो। जहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा आप देख लेंगे इसको, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस गिवन है तो वो जनरली ऐसे शॉर्टकट मेथड्स यूज करके ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये लॉन्ग फॉर्मूले इन केस अगर आप ये सॉल्व ना कर पाएँ तो आप ये वाले फॉर्मूलेज यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका बेस है एक्चुअली में, और इससे आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये हर जगह एप्लीकेबल ना हो। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर दो पार्टिकल हम P और Q से प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके एंगल हमको गिवन है 37 डिग्री और 53 डिग्री, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर। VA वेलोसिटी हमको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और VB हमको गिवन नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड VB सो दैट ये दोनों कोलाइड कर जाए। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द टाइम टेकन सो दैट कोलिजन टेक्स प्लेस, या टाइम बिफोर कोलिजन। ओके, अब अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं VA की वेलोसिटी लिखता हूँ जो कि होगी VAX, जो कि x डायरेक्शन में, यानी VA cos 37 डिग्री आई कैप प्लस VA माइनस GT जे कैप। ये किसी भी टाइम पर है। ठीक है, किसी भी टाइम t पर है। और VB की वेलोसिटी क्या होगी VBX आई कैप प्लस VBY माइनस GT जे कैप। अब मैं अगर B के रिस्पेक्ट में A को देखता हूँ, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, तो यानी मैंने B को रेस्ट पर रख दिया और अब इसका A का मोशन ऑब्जर्व करता हूँ। तो अगर इसकी वेलोसिटी देखूँ तो क्या आती है VAX माइनस VBX आई कैप प्लस GT वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं VAY माइनस VBY। ओके, अब अगर मेरा B पार्टिकल यहाँ पर है और A पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, ये B पार्टिकल है, ये A पार्टिकल है, और अगर मैं सपोज करूँ कि मेरी कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, ठीक है, मतलब ये क्या है कि इसको लग रहा है ये कुछ इस वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब अगर कोलाइड करना है इसको तो इसकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये आएगा, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 0 है, क्योंकि ये कोलाइड कर रहे हैं। तो उसके इसके अंदर क्या होगा, इसको वेलोसिटी ऐसी लगनी चाहिए। ठीक है, ऐसी लगेगी तभी कोलाइड कर पाएगा। ठीक है, अब ऐसी अगर लगेगी तो मैंने क्या करा है, इसको ओरिजिन बना दिया है। VAB जो होती है एक तरह से इसको ओरिजिन बना दिया जाता है, यानी इसको y बना दिया जाता है और इसको कुछ x बना दिया जाता है किसी भी डायरेक्शन में। तो इस केस के लिए क्या होगा, VAB y, यानी VAB y दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। ये तभी कोलाइड करेगी। दिस इज क्लियर। तो ये वाली टर्म 0 हो जानी चाहिए। दैट मीन्स VA शुड बी इक्वल्स टू VBY, VAY शुड बी इक्वल्स टू VBY। और VAY की वैल्यू क्या है, VA sin 37 डिग्री विच इज 20 इंटू साइन 37 की वैल्यू 3/5। दिस शुड बी इक्वल्स टू VB इंटू साइन 53 यानी cos 37 जिसकी वैल्यू होती है 4/5। इससे आपकी VB की वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको टोटल टाइम निकालना है। अब टोटल टाइम कितना निकलेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर, और इन दोनों के अगर मैं Q को स्टॉप कर दूं यानी B को स्टॉप कर दूं तो VA की वेलोसिटी जितनी होगी, यानी VAB टाइम कितना होगा 50 अपॉन VAB x। दैट इज ट्रू, क्योंकि अगर B रेस्ट पर है तो A की वेलोसिटी जितनी होगी, और इतना टाइम कितना लगेगा जितना इनके बीच में डिस्टेंस हो। अगर ये 50 है तो इसकी जितनी वेलोसिटी होगी 50 अपॉन द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ओके, सो दैट इज VAX माइनस VBX। अब अगर मैंने इसको पॉजिटिव माना था, ठीक है, ये y माना था, यानी ये y और ये x माना था। ठीक है, तो VAB x कितनी होगी VAX माइनस VBX, और VAX की वैल्यू कितनी है VA cos 37 विच इज 20 इंटू 4/5 माइनस, और VB ये कितनी है VBX कितनी है
माइनस ऑफ, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस ऑफ -15 इंटू 3/5, तो ये टोटल प्लस हो गया। अगर मैं इस टर्म को हटा दूँ तो ये टोटल प्लस हो गया, तो ये नीचे टोटल आएगा आपका 25। आप ऐड करके देखेंगे आपकी 25 आती है, तो इसका मतलब 2 सेकेंड्स। एक हम और काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि 3 पार्टिकल्स पड़े थे ABC, जो कि एक इक्विलैटरल की साइड्स पर पड़े हुए हैं, एक कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं। और इन तीनों की क्या खासियत है कि A पार्टिकल जो है वो हमेशा B की तरफ ओरिएंटेड है और जिसकी वेलोसिटी v है, यानी इस v वेलोसिटी से हमेशा B को फॉलो कर रहा है। यानी अगर पार्टिकल मेरा यहाँ पर है तो इसकी जॉइनिंग स्ट्रेट लाइन पर है। अगर मेरा पार्टिकल कुछ यहाँ पर आ जाता है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर हो जाती है, यानी हमेशा B की तरफ ओरिएंटेड है। सिमिलरली B हमेशा C की तरफ ओरिएंटेड है और C हमेशा A की तरफ ओरिएंटेड है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करना हो और आपको बताना हो कि क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, इसको ही मिटा के बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एंड में क्या होगा कि ये बिल्कुल अपने सेंटर पे मीट करेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों एक साथ मीट करेंगे क्योंकि तीनों एक तरीके से चल रहे हैं बिल्कुल। इसकी भी तीनों की वेलोसिटी सेम है और तीनों के बीच में एंगल सेम है। तो पार्टिकल कैसा फॉलो कर रहा होगा, इसका पाथ कैसा होगा, ये कुछ ऐसा आकर ऐसा मिल जाएगा सेंटर पे, ये हमारा सेंटर है। ये कुछ, क्योंकि ये ए को फॉलो कर रहा है तो ए को फॉलो करता करता ऐसा मिल जाएगा और ये बी को फॉलो करता करता ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा पाथ होगा। और किसी भी मोमेंट पे, अगर इस मोमेंट पे ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो क्या होगा, अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूं तो ये जो ट्रायंगल आएगा ये हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा। ओके, ये चीज आप ध्यान देंगे और आप इस बात को सोचिएगा कि ऐसा क्यों होगा। क्योंकि जब ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस टाइम पे ये इसकी तरफ ओरिएंटेड है, ये इसकी तरफ ओरिएंटेड है और ये इसकी तरफ, तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा आपका 60 डिग्री ही रहेगा, यानी सेम एंगल रहेगा जो एंगल बना रही है। कभी भी एंगल चेंज नहीं होगा। ये हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही काम कर रहे होंगे। तीनों की वेलोसिटी हर टाइम पे v रहेगी। ठीक है, एंड अब हमको फाइंड आउट करना है टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल विल कन्वर्ज टू ए सिंगल पॉइंट, यानी इतने पॉइंट यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल टिल द कन्वर्ज। ठीक है, अब अगर सबसे पहले मैं 2 पार्टिकल्स को देखूं, यानी B और C को देखूं, तो B तो C की तरफ जा रहा है, तो ये पार्टिकल्स कन्वर्ज कब करेंगे, जब ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैसे मिलेंगे, इन दोनों की वेलोसिटी क्या है, B की C की तरफ वेलोसिटी v है और C की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v cos 60। ठीक है, तो अगर इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देखी जाए विच इज -ds/dt, दिस इज इक्वल्स टू v, जो इसकी वेलोसिटी है माइनस ऑफ, और इस डायरेक्शन में कितनी है, -v cos 60। तो इसका मतलब इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अंदर की डायरेक्शन में कितनी है, 3/2 v। और अगर मैं इसको t को इधर ले जाऊं और इसको डिफरेंशिएट करूं तो इनिशियली इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी थी, a0, और फाइनली सेपरेशन कितनी होगी, a0 0, और इनिशियली टाइम 0 था और फाइनली टाइम टाउ हो जाता है। तो इसके डिफरेंशिएशन से हमारा क्या आएगा, 3v/2, v तो कांस्टेंट है, 3v/2 इंटू टाउ, दिस इज इक्वल्स टू a0। इससे हमारा टाइम आ गया, टाइम टाउ इज इक्वल्स टू 2a बाय, ये है 2a0, क्योंकि हमको गिवन है ट्रायंगल की जो लेंथ है वो गिवन है विच इज इक्वल्स टू a0। तो टाइम आ गया हमारा 2a0 बाय 3v। अब हमको सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल टिल द कन्वर्ज। एक पार्टिकल कितना टाइम लेगा, v इंटू टाउ, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, और टाउ की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली थी, तो अब v से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिस्टेंस बदल जाएगा 2a0 बाय 3। ये हर एक पार्टिकल इतना डिस्टेंस कवर करेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल अबाउट द सेंट्रॉइड फ्रॉम टाइम t इज इक्वल्स टू टाउ बाय 4 टू टाइम t इज इक्वल्स टू टाउ बाय 2।
अब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आपकी क्या होती थी, ω1 माइनस ω2 अपॉन डेल्टा टी, यानी टोटल टाइम टेकन, ये आपकी अल्फा होती थी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप इस टाइम पर ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इस टाइम पे ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऑफ ईच पार्टिकल। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि अगर मेरा ये ट्राइंगल है, ये इसका सेंट्रॉइड है O, इसकी वेलोसिटी ये है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये वाला ट्राइंगल देखूं, अगर ये पूरा 60 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री होता है, और मेरे को पता है सेंट्रॉइड से ज्वाइन करने वाली ये a/2 होती है, a0/2, ठीक है। तो किसी भी मोमेंट पे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल ही होगा, मान लेते हैं कि इस मोमेंट पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, s है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, s/2, ओके। और इसकी वेलोसिटी अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी होगी, v sin 30, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, v sin 30 अपॉन, अगर ये r है, v sin 30 अपॉन r, दिस विल बी ओमेगा। और r की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि s/2 है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू s/2 अपॉन r, ठीक है। cos 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू s/2 अपॉन r, तो इससे आपको r की वैल्यू आ जाएगी s/2 अपॉन cos 30, ठीक है। तो ये आ गई आपकी, और v की वैल्यू क्या है, v sin 30 अपॉन s/2 sec 30, जिसकी वैल्यू आपकी आ गई √3/2 v/s। अब अगर आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है, और आपको किसी भी पॉइंट इस टाइम पे हमको क्या करना है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमको इस टाइम पे अब s की वैल्यू चाहिए। तो s की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपने इसमें कैलकुलेट करेगी, आप टाइम t इक्वल्स टू τ/4 तक निकालेंगे वैल्यू, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम a0 टू s, किसी भी मोमेंट टाइम t/4 पर अगर s वैल्यू है इसकी, दिस इज इक्वल्स टू 3v/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 dt फ्रॉम 0 टू τ/4। इससे आपकी s की वैल्यू आ गई जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगी 3/4 a0। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे, ओमेगा वाली के अंदर, आपकी आएगी ω1 2√3/3 v0/a। सिमिलरली आप टाइम τ इज इक्वल्स टू τ/2 पे निकालेंगे, यहाँ पर τ/2 निकालेंगे, और उसी से आपकी s की कुछ वैल्यू आएगी, और उससे आपकी ω2 आएगी √3 v/a0, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आ गई। इससे आप अल्फा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, विच इज ω2 माइनस ω1 बाय डेल्टा टी, दिस इज इक्वल्स टू √3 v/a0 माइनस 2/3 √3 v/a0, और टाइम डेल्टा टी कितना है, τ/2 माइनस τ/4, इसकी वैल्यू आई 1/3 √3 v/a0 अपॉन τ/4, जिसकी वैल्यू आई 4v/√3 τ/a0। ये आपकी अल्फा की वैल्यू हो गई, एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये आपका वो हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है फोर्थ पार्ट के अंदर, यानी डी पार्ट के अंदर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ए एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल्स टू τ/4। तो आपको, क्योंकि आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे पता है कि हम यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही किसी भी पार्टिकल के ऊपर, तो ए इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, ω²r, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू आपको 0 पर पता है, ठीक है, आपने अभी पहले निकाली थी, मैंने मिटा दिया अभी। और r की वैल्यू आपको पता है आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप ω²r की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। सिमिलरली τ/4 पर भी आपने r की वैल्यू भी निकाली है और ओमेगा की वैल्यू भी निकाली है, आप उन दोनों को निकाल कर आप आंसर निकाल सकते हैं।